हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बीएससी, बीटेक और आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीजीटी, टीजीटी हर जगह काम आने वाले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्थिति विज्ञान, स्टैटिक्स। दो तरीके की विज्ञान होती है जो हमारी पूरी फिजिक्स उसी पर चलती है। एक तो होती है स्टैटिक्स, एक होती है डायनेमिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिति विज्ञान और डायनेमिक्स का मतलब होता है गति विज्ञान। स्थिति विज्ञान का मतलब होता है जहाँ पर हम किसी वस्तु की स्थिति के बारे में पता करते हैं, और गति विज्ञान का मतलब होता है जब कोई वस्तु गति कर रही है तब हम उसकी स्थिति के बारे में पहचान करते हैं। जैसे हमारे पास है, मान लीजिए हमने कोई एक पॉइंट है हमारे पास में इस तरीके से, और एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है। इन दोनों पॉइंट को हम मिलाते हैं। अगर मान लीजिए इन दोनों पॉइंट के ऊपर कोई रस्सी बंधी हुई है, क्या बंधी हुई है? रस्सी बंधी हुई है। तब वो रस्सी जो है वो एक तरीके से विराम अवस्था में, क्योंकि बंधी हुई है। अगर वो विराम अवस्था में है, इसका मतलब उस पर कौन कौन से बल काम करेंगे? जैसे वो बंधी हुई है, रस्सी बंधी हुई है, तो एक तरीके से एक फोर्स उसका नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि रस्सी में भी कुछ ना कुछ वजन होता है। अगर वजन होगा तो यहाँ पर जो जिस जगह से वो बंधी हुई है वहाँ पर कोई ना कोई खिंचाव आ रहा होगा। अगर हमारे पास में कोई रबड़ होती है, कुछ भी रस्सी होती है, अगर हम उसको बांधते हैं तो क्या उसके अंदर खिंचाव होता है? ये सारे जितने भी बल होते हैं, जैसे तनाव होता है, घर्षण। घर्षण किसके लिए काम आता है? गति के लिए काम आता है, आपको पता होगा। तनाव किसके लिए काम आता है? तनाव आता है जब हम किसी विराम अवस्था वाली वस्तु के लिए बात करते हैं। जैसे हमारे पास कोई बिंदु है, इस बिंदु से हमारे पास में मान लो कोई वस्तु लटकी हुई है, तो ये लटकी हुई वस्तु, अब जब जो वस्तु लटकी हुई होती है उसके अंदर कौन सा बल काम करता है? ग्रेविटी काम करता है, क्योंकि वो नीचे की तरफ वर्क कर रही है। लेकिन जब वो नीचे उसका भार होता है तो एक भार ऊपर की तरफ भी होता है, जो जिसको उसकी प्रतिक्रिया कहा जाता है, जो आपने फिजिक्स के अंदर अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। तो देखिए, वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। आप मेरे पास ये पूरे पूरे नोट्स हैं, जो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपके इससे बन जाएंगे। ओके, तो ये सारे मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे, आप भी समझने की पूरी कोशिश करना। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है, जब एक छड़ ए बी जिसका एक सिरा बी निचले तल पर है। देखिए आपके पास में एक छड़ है ए बी, ये ए से लेकर बी तक की एक छड़ है आपके पास में। ये जो आपको दिख रही है क्या है? ये छड़ है। अब ये छड़ है तो इसका बी बिंदु जो है वो कहीं ना कहीं पर टिका हुआ है ना, निचले तल पर है। ये बी बिंदु कहीं ना कहीं पर टिका हुआ है। तो जब एक छड़ ए बी जिसका एक सिरा बी निचले तल पर है, विराम अवस्था में रखी हुई है छड़, तब संपर्क बिंदु पर तल के अभिलंब के अनुदिश प्रतिक्रिया होती है। यानी कि प्रतिक्रिया हमेशा तल के क्या होगी? लंबवत होगी। अगर मान लीजिए ये इस तरीके से होती है, अगर मान लीजिए हमारी कोई छड़ इस तरीके से रखी हुई है, तब भी प्रतिक्रिया इसी के साथ ही चलेगी। अगर मान लीजिए छड़ हमारी इस तरीके से रखी हुई है, तब भी इसकी प्रतिक्रिया जो है वो इस तरीके से चलेगी। यानी कि तल के हमेशा, इसमें हमें किसी लकड़ी या फिर छड़, किसी वस्तु से हमें मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास जो भी तल होगा, उसी तल के क्या होती है? हमेशा प्रतिक्रिया क्या होती है? लंब। चाहे छड़ यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, किसी चिकनी खूंटी पर रखी एक छड़ विरामावस्था में हो। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में एक छड़ है, इस तरीके से रखी हुई है, और यहाँ पर एक खूंटी बनी हुई है जिसके ऊपर ये टिकी हुई है, मान सकते हैं हम। अब एक बात बताइए आप, इसका इसका तल कौन सा है? इसका तल तो यही है ना, इसी के ऊपर ही तो रखी हुई है। तो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत इसकी क्या हो जाएगी? प्रतिक्रिया हो जाएगी। ये ध्यान रखें आप। तो कोई भी वस्तु है, किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु अगर रखी हुई है, जैसे आपके घर पे भी मान लीजिए, आपके घर पर आप कोई भी मान लीजिए वस्तु ऐसे रख दीजिए, आप ज़मीन पर रख दीजिए, और आपसे कोई पूछे कि ये ज़मीन है, इसके ऊपर वस्तु रखी हुई है, अब आपसे पूछा जाए कि बताओ इसकी प्रतिक्रिया कहाँ पर लगेगी, तो आप क्या कहेंगे? इसके लंबवत ही प्रतिक्रिया। तो देखिए मैंने पहले भी आपसे कहा था, अभी वही बात है, वस्तु के लंबवत नहीं होती है प्रतिक्रिया, हमेशा किसके लंबवत होती है? तल के लंबवत होती है। देखो पूरे तल से भी परपेंडिकुलर ही जा रही है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, यदि किसी पिंड का एक बिंदु दूसरे पिंड की सतह के संपर्क में हो। देखो ये एक छड़ है हमारे पास में, मान लेते हैं कि ये ए बी जो है हमारे पास में क्या है? छड़ है। अब इस छड़ है तो इसके अंदर देखिए ये ए बिंदु भी कहीं ना कहीं टिका हुआ है,
बी बिंदु भी कहीं ना कहीं टिका हुआ है। ये ए बिंदु टिका हुआ है इस तल पर और बी बिंदु टिका हुआ है इस तल पर। और मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे ये कहा था कि प्रतिक्रिया हमेशा तल के क्या होगी? लंबवत। तो तल क्या है बताओ? जैसे हमने कहा कि ये तो ज़मीन है और हमने कहा ये दीवार है, तो तल कितने हुए? दो हुए ना। एक तो ज़मीन वाला तल हुआ, एक हमारा तल हुआ ये दीवार वाला। तो ज़मीन वाले की बात करेंगे तब हमारे पास में प्रतिक्रिया क्या हो जाएगी? ये हमारी प्रतिक्रिया हो जाएगी। और जब हम इसके लिए बात करेंगे दीवार के लिए, तो हमारी प्रतिक्रिया यहाँ पर जो एक खूंटी थी हमारे पास में, ये सिर्फ एक ही जगह पर टिकी हुई थी, इसलिए हमने एक ही प्रतिक्रिया बल लगाया। लेकिन यहाँ पर खूंटी जो है हमारे पास में दो बिंदुओं पर टिकी हुई है, इसलिए हमने दो बार प्रतिक्रिया, क्योंकि एक बल तो जमीन लगाएगी और एक बल कौन लगाएगी? दीवार लगाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट। और ध्यान रखें यहाँ पे लिखा हुआ है दीवार तथा भूमि दोनों चिकने हैं। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी फ्रैक्शन टाइप में कोई भी अदर बल नहीं लग रहा है। यहाँ पर कौन सा बल लग रहा है? प्रतिक्रिया बल लग रहा है। अब दो बल हैं, इसलिए एक का नाम तो हमने आर कह दिया और दूसरे का नाम हमने एस कह दिया है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। जब एक छड़ किसी खोखले गोले के भीतर पूर्णतः विराम अवस्था में हो, जैसे हमारे पास में मान लीजिए कि एक हमारे पास में एक गोला है, इस गोले के अंदर हमारे पास में एक क्या रखी हुई है? छड़ रखी हुई है। मान लेते हैं हमारे पास में एक गोला इस तरीके से है, इस गोले के अंदर हमारे पास में एक छड़ इस तरीके से रखी हुई है, लेकिन ये विराम अवस्था में। अब एक बार बताइए आप मुझे, ये छड़ तो है, विराम अवस्था में तो है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इधर की तरफ बल लगा रही होगी ना। अगर मान लो ये गोला नहीं होता तो ये इधर की तरफ मूव कर जाती। इसका मतलब क्या हो गया कि इस पर प्रेशर तो पड़ रहा होगा ना। अगर आप मान लीजिए इसकी हम बात करते हैं कि इस गोले के अंदर ये छड़ रखी हुई है, तो छड़ इस बिंदु से टिकी हुई है, यानी कि इस पर कोई ना कोई तो बल लग रहा होगा ना। और बल हमेशा, मैंने आपसे क्या कहा है कि बल जो होता है वो तल के लंबवत होता है, लेकिन यहाँ पर आपको तल पता नहीं लग पाएगा, क्योंकि देखो छड़ तो आपके पास में क्या है? विराम अवस्था में, लेकिन छड़ नीचे जाना चाहती है। तो क्या होता है, जब भी गोले की हम बात करते हैं तो हम लिखते हैं जब एक छड़ किसी खोखले गोले के भीतर पूर्णतः विराम अवस्था में हो, तब छड़ के सिरों पर प्रतिक्रियाएं इन बिंदुओं पर अभिलंबों के अनुदिश तथा खोखले गोले के केंद्र से क्या होती है? गुजरती है। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी हम गोले की बात करेंगे तो यहाँ से एक पॉइंट तो आपका यहाँ से केंद्र से होता हो जाएगा और एक पॉइंट यहाँ से केंद्र की तरफ होता जाएगा, और ये दोनों पॉइंट जहाँ पर काटेंगे वो गोले का क्या होगा? केंद्र। इसको हम दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि सर इस बार तो प्रतिक्रिया चेंज हो गई। देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई ज़मीन है, ये कोई एक लड़का है। अब देख लीजिए, मैं बना देता हूँ एक लड़के को इस तरीके से। अब ये लड़का है, अब ये मान लीजिए पतंग उड़ा रहा है ना। अब ये पतंग उड़ाता है तो एक तरीके से मान लीजिए कि ये पतंग उड़ा रहा है और ये इधर की तरफ दौड़ा बहुत तेज। अब इधर की तरफ दौड़ेगा तो पतंग कहाँ जाएगी? पतंग तो इस डायरेक्शन में जाएगी ना। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी कोई भी चीज़ प्रेशर में जाती है इधर की तरफ, तो प्रतिक्रिया हमारी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। जो आपने और क्लासेज में पढ़ा होगा, जैसे आपने फिजिक्स के अंदर क्या पढ़ा है कि जब भी दो पिंड हमारे पास में इस तरीके से होते हैं, जैसे मान लो दो एक्सिस दे रखी हैं एक्स और वाई, और आपसे कहा जाए कि इसकी प्रतिक्रिया कहाँ पर बनेगी, तो आप क्या कहेंगे कि सर इसकी प्रतिक्रिया इधर की तरफ होती है, क्योंकि दोनों ही फोर्स बना रहे कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर भी वही बात है कि आपके पास में कोई छड़ है जो खोखले गोले के भीतर पूर्णतः विराम अवस्था में है, तो यहाँ पर ए और बी पॉइंट है। ए पॉइंट नीचे जाना चाहता है और बी पॉइंट भी नीचे जाना चाहता है, यानी कि एक तरीके से ए का परपेंडिकुलर, ए का लंबवत अगर हम बात करें तो ए का लंबवत ऐसे होना चाहिए था, जिससे अगर ये छड़ है तो यहाँ पर जो इसकी प्रतिक्रिया होगी वो कहाँ आ जाएगी? इधर की तरफ आ जाएगी। इसी तरीके से जो बी बिंदु है हमारे पास में यहाँ पर है, इसकी प्रतिक्रिया कहाँ आ जाएगी? इधर, क्योंकि ये लंबवत तो ये है ना, यानी कि यहाँ पर जो बीच में आएगा इसका, ये किसका क्या हो जाएगा? केंद्र हो जाएगा। इसका भी आप ध्यान रखना। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। किसी डोरी में तनाव बल पूर्णतः एक समान होता है। किसी डोरी में क्या होता है? तनाव बल पूर्णतः एक समान होता है। इसका मतलब ये हो, तो यहाँ पर किसी भी डोरी में तनाव बल पूर्णतः एक समान कैसे होता है, इसको आप ध्यान समझें। जैसे हमारे पास में मान लीजिए डोरी है, या फिर डोरी की जगह पर आप मान लीजिए जो रबर होती है जिसको हम खींच सकते हैं वो है।
अब यहाँ पर अगर मान लीजिए जो वर्क काम कर रहा होगा, जो फोर्स काम कर रहा होगा, वही इस जगह पर भी कर रहा होगा, वो इस जगह पर भी कर रहा होगा, वो इसी जगह पर, यानी कि हर जगह पर फोर्स क्या करता है, किसी भी डोरी में समान काम करता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी ने एक रस्सी को इधर से खींचा, किसी ने एक रस्सी को इधर से खींचा। अब आप सोचो, कोई एक रस्सी को इधर खींच रहा है, कोई एक रस्सी को इधर खींच रहा है। अगर मान लो ये 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, इधर भी ये 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब हो गया डोरी वहीं की वहीं रहेगी। इसका मतलब हो गया कि जब भी समान बल लगता है तो वहाँ पर डोरी एक ही जगह रहती है। हम बल की जगह पर क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में ये किसी से बंधी हुई है, क्योंकि जब बल लगेगा खींचेगी तब तो गति होगी, लेकिन हमने इसको रोक दिया तो इसकी क्या निकलेगी, स्थिति निकलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम किसी रस्सी को किसी भी जगह पर बांधते हैं तो यहाँ पर जो बल लगता है वही बल यहाँ पर लगता है, जो बल यहाँ पर लगता है, यानी कि सेम सेम। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने किसी डोरी को, दो डोरियों को आपस में बांध दिया, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से एक डोरी मेरे पास में इतनी मोटी थी और एक डोरी मेरे पास में इतनी मोटी थी। अब मैं मान लीजिए इन दोनों को बांधता हूँ, अब मैं इन पर फोर्स लगाता हूँ, बल लगाता हूँ इधर और इधर की तरफ, तो क्या ये हर जगह पर समान रहेगा? नहीं। इधर की तरफ खिंचाव ज़्यादा रहेगा, इधर की तरफ कम रहेगा, इधर थोड़ा ज़्यादा रहेगा, इधर थोड़ा कम रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी दो डोरियों की बात करते हैं तो दोनों डोरियों की लंबाई, दोनों डोरियों की मोटाई, यानी कि दोनों डोरियों के लिए, दो डोरियों के लिए हर तरीके से अलग अलग जगह पर अलग अलग काम आपका जो तनाव होता है वो करता है। तनाव क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए तनाव का मतलब क्या होता है। देखो, जैसे तनाव का मतलब ये हो गया कि जैसे ही आपके पास में मान लीजिए कोई भी एक दीवार है, उस पर आप एक रस्सी या किसी रबड़ को, स्प्रिंग को ऐसे करके खींचिए। जब आप खींचते हैं इधर की तरफ, तब इसमें एक चीज़, एक बल ऐसा होता है, वो ये कहता है कि नहीं मैं तो इधर जाना चाहती हूँ, स्प्रिंग कहती है मैं इधर जाना चाहती हूँ, लेकिन आप इसको इधर खींचते हैं। तो आप मान लीजिए इधर 5 न्यूटन के बल से आप इधर की तरफ खींच रहे हैं, तो 100% 5 न्यूटन बल आपका इधर की तरफ भी लग रहा है। यानी कि जितना बल इधर की तरफ लगता है उतना ही स्प्रिंग ये कहती है कि मैं, स्प्रिंग उधर जाना चाहती है। यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया ही बोलते हैं, रिवर्सिबल बल लगता है हमारा, यानी कि इसी को। और इधर वाले बल को बोलते हैं तनाव, इधर वाले बल को बोलते हैं फोर्स। यानी कि जो उल्टी साइड लगता है वो उसका क्या होता है, तनाव होता है। समझ गए होंगे आप आराम से, अच्छी तरीके से। इसके बाद देखिए, ये मैंने अभी लिखाया था, किसी डोरी में तनाव बल पूर्णतः एक समान होता है, लेकिन जब दो डोरियाँ होती हैं उनको बांधा जाए तो दोनों डोरियों में तनाव क्या हो जाता है, भिन्न भिन्न हो जाता है। लेकिन सिंगल किसी डोरी में तनाव क्या होगा, हमेशा समान ही रहेगा। जब एक भार डब्ल्यू किसी डोरी पर लटकाया जाता है तब डोरी में तनाव लटकाए गए भार के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में कोई एक डोरी है, जैसे हमारे पास मान लीजिए दो दीवारें यहाँ पर हैं और हमने किसी डोरी को बांधा। अब डोरी को बांधा तो डोरी तो ऐसे हो जाएगी, यानी कि इसके ऊपर हमने इस तरीके से कोई ना कोई क्या कर दिया, बल लगा दिया, यानी कि कोई ना कोई वर्क हम इधर की तरफ कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने इधर की तरफ जो हमारा वर्क था उसके अंदर मान लीजिए मैंने 5 न्यूटन का कोई ना कोई वस्तु को यहाँ पर लटका दिया। अब जैसे मैं इसको लटकाऊंगा ना तो इनमें जो तनाव होगा, तनाव हमेशा रस्सियों में ऊपर की तरफ आएगा, तो इनका योग भी कितना रहेगा, 5 न्यूटन ही रहेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। यानी कि जितना बल हम नीचे की तरफ लगाएंगे उतना ही बल कहाँ पर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। और वैसे भी आप ध्यान रखना, एक बल तो हमेशा लगता है, इसको ग्रेविटी। अगर हम किसी रस्सी को दो बिंदुओं से इसे बांध देते हैं तब भी उसके अंदर एक बल होता है जिसको ग्रेविटी बोला जाता है। वो हमेशा उसको कहाँ लेके जाता है, नीचे की तरफ ही लेके जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, जब एक भार, ये तो हमने कर ही लिया है, 6.8 डब्ल्यू भार के किसी पिंड को एक रुक्ष नत समतल के ऊपर गति कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल होता है डब्ल्यू साइन लैम्डा। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी हमारे पास में कोई भी एक समतल है, इस समतल के ऊपर मान लेते हैं हमने कोई एक वस्तु रख रखी है, इस वस्तु को जब हमें प्रेशर से, हमें किसी पिंड को इस समतल के ऊपर हमें धक्का देते हैं इस तरीके से, तो जब जैसे हम इसको धक्का देंगे तो इसको स्टार्ट करने के लिए, यानी कि ये वस्तु तभी आगे खिसक पाएगी जब इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो, डब्ल्यू साइन लेमडा के इक्वल हो। लेमडा का मतलब होता है कोण। कोण कौन सा वाला, इसका घर्षण। यानी कि जैसे हम इसको धक्का देंगे तो एक कोण हमारे पास में इधर की तरफ से जाएगा जिसको क्या कहा जाता है, लेमडा कहा जाता है। यानी कि इस कोण को, ये लेमडा यानी कि प्रतिक्रिया और इस परपेंडिकुलर के मध्य का कोण होता है लेमडा, और ये डब्ल्यू का मतलब होता है इसकी जो भी भार है। जैसे हम एक एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कि
मान लेते हैं हमारे पास में एक एग्जांपल है कि वर्क हमें यानी कि हम किसी वस्तु के ऊपर जो वर्क कर रहे हैं, जो फोर्स लगा रहे हैं, वो 5 न्यूटन है। इसके बाद हम कहते हैं कि लेमडा की वैल्यू यानी कि जो एंगल बना रहा है वो एंगल बना रहा है आपके पास में, मान लीजिए 30 डिग्री। तो आपसे कहा जाए कि उस वस्तु को खिसकाने के लिए कम से कम थोड़ी सी आगे तो बढ़े, कुछ मोमेंट तो हो जाए, तो उसको बोलेंगे अपन W साइन लेमडा। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे तो 5 इंटू साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो आंसर आ जाएगा 2.5। तो ये हमारा वर्क हो जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी वस्तु, कभी भी लिखा जाए कि किसी भी वस्तु को हमें थोड़ा सा भी गति करवाना है तो उसके लिए हमें किस फॉर्मूले का यूज़ करना है, तो हम क्या बोलेंगे, W साइन लेमडा बोलेंगे। आगे आती है एक इम्पोर्टेंट थ्योरम जिसका नाम है त्रिकोणमिति प्रमेय। अब त्रिकोणमिति प्रमेय देखो बुक के अंदर तो पूरा एक पेज भरा हुआ है, लेकिन उसमें से छाट कर मैंने सिर्फ इतनी सी चीज़ लिखी है जो इम्पोर्टेंट है आपकी। तो देखिए ये क्या है लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिकोणमिति प्रमेय, जिसको MN प्रमेय भी कहा जाता है। इस MN प्रमेय के अंदर हम लिखते हैं M + N कोट थीटा इक्वल टू होता है M कोट एल्फा माइनस N कोट थीटा बीटा, और सेकंड फॉर्मूला है M + N कोट थीटा इक्वल टू N कोट बीटा माइनस M कोट C। हाँ, B और C लिख दिया इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे A B ये सब क्या होते हैं। देखो M + N कोट थीटा, तो यहाँ पर आपके पास में थीटा इस एंगल का नाम है जो P बिंदु पर है, और यहाँ पर एल्फा है, और यहाँ पर ये बीटा है, और M + N आपको बल कोई सा भी दिया जा सकता है, जो हम आगे हमारे पास में अगर क्वेश्चन में चेक करता हूँ, अगर लिखा हुआ होगा तो मैं आपको MN प्रमेय वाला एक क्वेश्चन लिख के बताऊँगा, तब आपको उसका पूरा मेथड पता चलेगा। ठीक है, अभी तो सिर्फ आप ये वाला फॉर्मूला याद रखें कि यहाँ पर M और N की वैल्यू हमें गिवन होती है, जिसको हम यहाँ पर पुट करके इन दोनों को LHS को RHS के इक्वल पुट कर सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा एक करके, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा इसके बारे में। ओके, आगे। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ तक के 7 पॉइंट है। इन 7 पॉइंट के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी थी। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेता हूँ ताकि आपको पता चलेगा, जो भी प्रतिक्रिया बल होती है वो विरामावस्था में रखी किसी भी वस्तु की क्या होती है, लंबवत होती है। एक तो चीज़ हमने ये सीखी है, जब ये वस्तु खुली जगह पर हो, कोई गोलाकार के अंदर नहीं। अगर यही वस्तु मान लीजिए कोई गोलाकार के अंदर है, यानी कि इस गोले के अंदर कोई ना कोई छड़ रखी हुई है, इस तरीके से कोई ना कोई क्या रखी हुई है, छड़ रखी हुई है, तब हम कहेंगे, एक सेकेंड, इस छड़ के अंदर जो लंबवत जो प्रतिक्रिया इसकी जो होगी वो इस तरीके से होगी। ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि ये एक तरीके से गति कर रही है। विरामावस्था में आपको दिख रही है लेकिन ये गति कर रही है क्योंकि इधर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसकी वजह से ये रुकी हुई है। तो जब भी ऐसा होता है तो प्रतिक्रिया हमेशा इधर वाली डायरेक्शन में क्या से होती जाएगी, केंद्र में से होती जाएगी। एक आपने दूसरी क्लासेस के अंदर फॉर्मूला ही पढ़ा होगा, 12th का भी फॉर्मूला है, अच्छी तरीके से आपको पता होगा, जो आगे जाके काम भी आएगा आपके, कि जैसे अपने पास मान लीजिए कि दो इस तरीके से आपको अक्षय दे रखी है, या बल दे रखे है, कुछ भी आपको P और Q दे रखा है। अब ये P और Q पॉइंट है आपके पास में, तो आपको अगर मान लीजिए इसके लिए प्रतिक्रिया फाइंड करनी है, तो प्रतिक्रिया हमेशा इधर की तरफ होती है, यहाँ पर इसको R बोलते हैं, यानी कि क्या है, इसकी प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया बल है। और यहाँ पर कोई ना कोई कोण होता है, एल्फा कोण इसको बोला जाता है। और आपसे कहा जाए कि इसका सूत्र क्या होता है प्रतिक्रिया निकालने का, तो फॉर्मूला होता है R = √P² + Q² + 2PQ, और 2PQ के साथ कौन आ जाएगा, 2PQ के साथ में आ जाएगा cos एल्फा। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, एक बार और मैं अच्छे तरीके से लिख देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि इंपॉर्टेंट वैसे भी आगे लिखा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि प्रतिक्रिया R निकालने का फॉर्मूला होता है √P² + Q² + 2PQ cos एल्फा। तो इनकी प्रतिक्रिया दो लाइनों के लिए हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे दोबारा से। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, किसी बिंदु पर संतुलन की अवस्था में कार्यरत 3 बलों के परिणाम 30, 60 तथा P है। यदि पहले 2 बलों के मध्य कोण 60 डिग्री है तब P का मान आपको निकालना है। यानी कि एक तरीके से देखो 3 बल है हमारे पास में, और तीनों बलों के लिए हमारे पास में हम इस तरीके, यदि किसी बिंदु पर संतुलन की अवस्था में कार्यरत 3 बलों के परिणाम 30, 60 तथा P है। यदि पहले दो बल कौन कौन से हमारे पास हैं, पहला बल है 30,
और दूसरा बल कौन सा है 60, तथा तीसरा बल यहाँ पे लिखा है पहले दो बलों के मध्य कोण 60 डिग्री, तब P का मान, P क्या होगी, इसकी प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं होगी, तो हम क्या बोलेंगे, इस P का मान निकालना है। तो एक तरीके से P क्या है, R है, यानी कि फॉर्मूला एक तरीके से ये P है और ये क्या है, Q है। अभी हमने फॉर्मूले की बात करी थी, तो एक तरीके से हम बात करें तो अगर हमें ये P निकालना है तो हम किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे P निकालने के लिए फॉर्मूला आपको याद होगा, P इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कोस एल्फा। इसी फॉर्मूले का तो यूज़ करेंगे हम। अब देखो आर स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट, यानी कि हमारे पास क्या बन गया, 30 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर प्लस 2PQ इंटू कोस 60। ओके, इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 30√7 आ जाएगा। सेकंड प्रश्न है हमारे पास में। सेकंड प्रश्न क्या है, देखिए, दो बलों 3P तथा 2P का परिणामी R है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास में दो बल हैं, दोनों बल के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है 3P और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 2P, और इनका परिणामी क्या है, R है, इसको परिणामी R है। तो वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, R इक्वल टू, अब देखो आप, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला, तो क्या वही है, R इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2PQ होता है, तो 2 के साथ PQ और साथ में कोस एल्फा, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में आपको एंगल अभी नहीं दे रखा है। तो हम सिर्फ इसकी बात करें यहाँ पर कि हमारे पास में जो पॉइंट गिवन है, हमारे पास जो ये लाइन गिवन है, ये वाली लाइन, इस वाली लाइन की बात करें हम, तो इस वाली लाइन से हम क्या इसको लिख सकते हैं, P स्क्वायर यानी कि 3P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर प्लस 3P इंटू 2P कोस एल्फा। अब देखो सेकंड कंडीशन क्या कह रखी है उसने, सेकंड कंडीशन ये कहता है प्रथम बल को दुगना करने पर परिणामी भी दुगना हो जाता है। प्रथम बल क्या था, देखो प्रथम बल तो 3P था ना, इस 3P को कितना गुना कर देंगे हम, 2 गुना, यानी कि 2 गुना करते कितना हो गया ये 6P, यानी कि हमारे पास में प्रथम बल कितना हो गया हमारे पास में 6P। और इसके बाद में क्या कह रहा है वो आपसे, प्रथम बल को दुगना करने पर परिणामी भी दुगना हो जाए। परिणामी पहले क्या था, R था ना, तो ये कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। तो बलों के मध्य कोण हमें ज्ञात करना है, यानी कि दोनों बलों के, यानी कि एल्फा की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो देखो वही फॉर्मूला, अब हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा उसमें हम इसका स्क्वायर, लेकिन इसने सेकंड वाले को बदला नहीं है, यानी कि सेकंड वाला तो आपका पहले वाला ही रहेगा, यानी कि 2P रहेगा। अब दोबारा से आप फॉर्मूला, जिसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर प्लस 2AB और साथ में कोस एल्फा, सेम तो है ना बात, यानी कि हमने 2 बार फॉर्मूले का यूज़ किया है, एक बार तो पहली लाइन के लिए और एक बार सेकंड लाइन के लिए। पहली लाइन के लिए 3P और उसका दुगना कर देंगे तो 6P, परिणामी है हमारे पास में R और सेकंड बार में क्या हो जाएगा 2R। अब देखिए, अगर हम फर्स्ट को, अब देखो दोनों इक्वेशंस हैं, दोनों को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए देखो ऊपर की तरफ R लिखा हुआ है, नीचे की तरफ 2R लिखा हुआ है, यानी कि दोनों को इक्वल तो बनाना पड़ेगा ना। इक्वल बनाने के लिए ऊपर वाले को हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर 2R तो हो जाएगा, लेकिन आप एक चीज़ देखो, मैंने क्या लिखा है, 1 को 2 से गुणा करके वर्ग करके सेकंड को फर्स्ट में से घटाने पर, जैसे ये 2R है, ऊपर वाले को 2 से गुणा कर दूं मैं, ऊपर वाले को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं और इसके पीछे माइनस लगाते हैं तो दोनों कट जाएंगे आपस में, और जैसे कटेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास में कि यहाँ पर जो अंडर रूट है, और इस तरीके से जब LHS आपस में इक्वल हो जाएगी तो RHS भी आपस में इक्वल हो जाएगी, यानी कि आपके पास में यहाँ पर जैसे आप अंडर रूट को खोलेंगे, आपको अच्छी तरीके से पता होगा अंडर रूट को खोलना, जैसे ही आप अंडर रूट को खोल के सेकंड में से फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे तो आपके पास में ये वाली समीकरण आ जाएगी, 12 + 24 कोस एल्फा इक्वल टू, यहाँ पर 0 है, ये प्लस का 12 इधर की तरफ जाएगा तो माइनस का 12, 24 मल्टीप्लाई में तो नीचे आ जाएगा, यानी कि माइनस का हाफ हो जाएगा। इससे तो आप आराम से आप समझ सकते हैं कि इससे हम इस लाइन को कैसे लेके आए। अब आप बता सकते हैं कोस के अंदर माइनस हाफ किसकी वैल्यू होती है, आपको पता होना चाहिए। कोस जो होता है वो माइनस का किस क्वाड्रेंट में होता है, इस क्वाड्रेंट में। कोस की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पर होती है, 60 डिग्री पर होती है या फिर 30 डिग्री। हमें पता है कि ये तो 30 डिग्री पर 1/2 वैल्यू होती है, 60 पर वैल्यू होती है कोस की 1/2, यानी कि हमें तो ये सेकंड वाला क्वाड्रेंट चाहिए,
सेकंड वाला अगर हमें क्वाड्रेंट चाहिए तो इसका मतलब 90 में किसको प्लस करना पड़ेगा हमें, 90 में हमें 60 को प्लस करना पड़ेगा। 90 में 60 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर। ओके, तो समझ गए होंगे आप। जैसे एक बार वो समझा देता हूँ, चलो कई बार नहीं पता चलता है कि कोस एल्फा की वैल्यू -12 है, तो ये कैसा आया हमारे पास में। तो आपको पता होना चाहिए कि हम कौन से क्वाड्रेंट में गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो ये 30 डिग्री होता है यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि cos 30, अभी हम पॉजिटिव की बात करते हैं कि cos 30 की वैल्यू होती है हमारे पास में 1/2। एक सिमिलर लाइन हमें इधर भी खींचनी पड़ती है। अगर ये 30 है तो कितना हुआ, ये 60 हुआ, ये कितना हुआ 90 हुआ, 90 नहीं हुआ सॉरी, ये कितना हुआ, ये हमारे पास में 60 हुआ, क्योंकि 60 है तो ये भी 60, ये 30 है तो ये भी 30। लेकिन हमें तो यहाँ तक की वैल्यू चाहिए ना, यानी कि हमें तो यहाँ से यहाँ तक की, तो हम किस किस को प्लस कर देंगे, 60 और 20 को, है ना। तो ये कोस के अंदर -1/2 किसकी वैल्यू होती है आपकी 60, यानी कि 60। और यहाँ पर तो उल्टा हो गया है, इसका मतलब ये हम ऐसे लिखेंगे जैसे हमारे पास में कोई भी क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पर देखो cos 60 की वैल्यू हमारे पास में हो गई 1/2। ये भी क्या हो गया 60, ये कितना हुआ 30, और ये भी कितना हुआ 30। तो 60 30 30 कितना हो गया ये 120, यानी कि कोस में -12 किसकी वैल्यू होती है, 120 की वैल्यू होती है। नेक्स्ट देखो, यदि दो समान बलों का परिणामी इनमें से किसी एक बल के बराबर है, दो समान बलों का परिणामी यानी कि P और P, यानी कि P भी P है और Q भी क्या है P है, P और Q दोनों के दोनों P है, और इनका परिणामी भी किसी भी बल यानी कि परिणामी भी किसके बराबर है, P के, यानी कि P भी P है, Q भी P है और R भी क्या है P है। तो हर जगह पर हमें क्या लिखना है, P ही लिखना है। तो यहाँ पर देखो, इसने यहाँ पर R लिख रखा है, लेकिन इसको भी आप क्या बना सकते हैं, P बना सकते हैं। तो P² = P² + P² + 2PP cos एल्फा, एक P² से एक P² कट गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, P² + 2P² cos एल्फा। इसी तरीके से हम लिखेंगे यहाँ पर, इन दोनों में बताइए कॉमन क्या आ जाएगा, P² कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 1 + 2 cos एल्फा। 1 + 2 को, अब P तो 0 हो नहीं सकता, तो 1 + 2 cos एल्फा = 0। यहाँ से cos एल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -½ और अभी आपको बताया था जब भी -½ होता है तो उसको क्या बोलते हैं, 120 डिग्री, यानी कि 2π/3 ही उसका आंसर आएगा। तो ये हमने 3 क्वेश्चंस इस तरीके से करें जहाँ पर हमारे पास में एल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई है 2π/3। ये तीनों क्वेश्चंस ही आपके इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि ये 60 नंबर वाला, दो बलों Pn तथा 3n का परिणामी बल 7n है, यानी कि P तो आपको P दे रखा है, Q आपको 3 दे रखा है और R आपको कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। यानी कि P आपको P दे रखा है, Q आपको 3 दे रखा है और R आपको कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। यदि 3n की दिशा विपरीत करने पर, देखो विपरीत का मतलब कुछ भी नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि अगर इधर की तरफ 3 है तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तब P का मान आपको निकालना है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा का पूरा, इसको आप समझने की कोशिश करना किस तरीके से हमने लिखा है। तो देखिए कब परिणामी बल 7n है, यानी कि परिणामी यानी कि R की जगह पे 7 लिखा है। पहला बल हमारे पास में P है और दूसरा बल 3 है, तो P² + 3² + 2 3P cos थीटा। अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इसका परिणामी √ में 19 हो जाता है, इसका परिणामी कितना हो जाता है, √ में 19 हो जाता है। तब आपको P का मान निकालना है। तो परिणामी हो गया ना √19, तो R की जगह पर √19 लिख दिया, और परिणामी इसके अंदर P विपरीत हो जाता है इसकी 3 की वैल्यू, तो जहाँ पर भी P है तो वो 3 है, वहाँ पर हमने क्या लिख दिया, -3 लिख दिया। अब एक और बताइए आप मुझे, यहाँ पर हमारे पास में 2 समीकरणें आ गई हैं, ये पहली वाली है दूसरी, क्या हम इन दोनों समीकरणों में इसको इसमें से काट सकते हैं क्या। अब देखो यहाँ पे तो प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है। अब कुछ प्लस का होता है कुछ माइनस का होता है, तो इसके बीच में क्या साइन लगाऊं कि कट जाएगा, प्लस ही लगाना पड़ेगा ना, तभी तो प्लस माइनस कट जाएगा आपस में, ऐसा तो नहीं बीच में माइनस लगाएंगे। तो एक में दो को क्या करना पड़ेगा, जोड़ेंगे। तो जैसे हम इसको जोड़ेंगे तो आपको पता है कि ये पीछे वाली लाइन तो क्या होगी, कट जाएगी। यहाँ पर हमारे पास है P² और P² कितना हो जाएगा, 2P² हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 कितना हो गया, 18 हो गया। 7 का स्क्वायर 49 और √19 का 19, तो ये हमारे पास में 9 9 18 168
8 हो जाएगा, यानी कि ये वाली इक्वेशन हमारे पास में आ जाएगी। और यहाँ पर 68 जो है ये 68 उधर जाएगा, 18 में से माइनस हो जाएगा 68, तो हमारे पास में कितना बचेगा पता होगा आपको, ये 50 बचेगा। 50 में 2 का डिवाइड करेंगे हम, जैसे हम 50 के अंदर 2 का डिवाइड करेंगे हमारे पास 25 आएगा। 25 पी स्क्वायर की वैल्यू है, तो पी की वैल्यू √25, तो यहाँ पर हमारे पास पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है जो हम कर सकते हैं और जो इम्पोर्टेंट भी है और जिनसे हम आंसर निकाल सकते हैं। तो अभी तक हमने जो सीखा है वो सिर्फ यही है कि हमारे पास में एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी समतल के परपेंडिकुलर क्या होता है, प्रतिक्रिया आर होती है। अगर कोई वस्तु गोलाकार है और उसमें कोई छड़ रखी हुई है तो उसकी प्रतिक्रियाएं हमेशा कहाँ से होके जाती हैं, केंद्र से होके जाती हैं। और तीसरा हमने इस क्या सीखा है, तीसरा हमने सीखा है कि अगर हमारे पास परिणामी है, जैसे हमारे पास में मान लीजिए 2 बल लगे हुए हैं पी और क्यू, और इसका परिणामी आर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आर इक्वल टू √p² + q² + 2pq cos एल्फा। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफ़ी है, ये पूरा का पूरा अंडर रूट में ध्यान रखेंगे आप। ओके, आज के लिए काफ़ी है। फिर इसके आगे वाले वीडियो में मैं आपको इसी तरीके से करता रहूँगा। इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, फ्रैक्शन है, मोमेंट यानी कि घर्षण है, और आघूर्ण है, ये सारे टॉपिक्स मैं आपको कराता रहूँगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। ओके।